नमस्कार जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं संज्ञा शब्द। हमने पहले जो शब्द रचना है उसमें 4 प्रकार से जो संज्ञा शब्द बनते हैं उनको देखा है। व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग एवं संरचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, इस प्रकार से हमने देखा है। तो प्रयोग के आधार पर जो हम देख रहे हैं, संज्ञा शब्द 2 प्रकार से होते हैं, विकारी और अविकारी। तो हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं विकारी। विकारी में सबसे पहला है संज्ञा शब्द। तो हम संज्ञा को पढ़ेंगे और ध्यान से देखना, अच्छे से इसको समझना, क्योंकि परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो साधारण जो चीज़ें हैं संज्ञा शब्द में कितने होते हैं, कौन से भेद होते हैं, कौन कौन से शब्द कौन सी संज्ञा कहलाते हैं, इस प्रकार से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। बहुत घुमा फिरा करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान से पढ़े। देखते हैं संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द का अर्थ है नाम, पहचान। यानी जो संज्ञा शब्द होती है, संज्ञा का अर्थ है नाम और पहचान, अर्थात कोई भी नाम, किसी का भी नाम, वो एक प्रकार से संज्ञा शब्द है। चाहे व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो। इस प्रकार से हम इसकी परिभाषा को भी समझेंगे। समस्त जगत में स्थित, हम जानते हैं सबके नाम होते हैं। समस्त जगत में स्थित दृश्य अदृश्य, यानी जो दिखाई देता है वो भी और जो नहीं दिखाई देता है उन सबको हम नाम से पहचानते हैं। तो समस्त जगत में दृश्य अदृश्य, सजीव हो चाहे निर्जीव हो या किसी भी आकार या हालत में हो, उस सभी के नाम या पहचान होती है। यानी सभी का नाम होता है, नाम से ही हम जानते हैं। किसी के भी सामने हम किसी का नाम लेंगे, चाहे दृश्य अदृश्य हो, सजीव निर्जीव हो, या फिर आकार या हालात में किसी भी प्रकार के आकार का हो, किसी भी दशा में हो, तो उस वस्तु या व्यक्ति या स्थान का हम नाम लेते हैं तो दूसरा समझ जाता है, क्योंकि उसका एक निश्चित नाम कर दिया गया है। और जिसका एक निश्चित नाम है वही संज्ञा है। सजीव, सजीव में कौन होते हैं? प्राणी, व्यक्ति। निर्जीव सभी प्रकार की वस्तुएं। और जगह में स्थान। और अदृश्य क्या चीज़ होती है? अदृश्य होती है भाव, जो हमारे मन में उठते हैं। हमारे मन के भाव, हमारे मन के विचार वह अदृश्य होते हैं और उनको भी हम नाम से जानते हैं। गुस्सा, घृणा, वात्सल्य, प्रेम, स्नेह, तो ये सभी नाम से जाने जाते हैं, इसलिए इनको संज्ञा कहते हैं। तो परिभाषा क्या हुई इसकी? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस परिभाषा को हम बचपन से रटते आ रहे हैं और इस परिभाषा को जानते हैं, लेकिन आज हमने देखा कि इस परिभाषा का अर्थ क्या है, गूढ़ अर्थ क्या है, कैसे ये परिभाषा बनी। अब देखते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा 2 प्रकार से बनती है, यानी संज्ञा 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार कौन कौन से? अब तक तो हमने 3 भेद पढ़े, 5 भेद पढ़े। तो देखो, इनको समझो। संज्ञा 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार से कैसे होती है इन्हें हम देखते हैं। एक होता है मूर्त और दूसरा होता है अमूर्त। संज्ञा के जो प्रकार है उनको हम 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। मूर्त में कौन कौन सी संज्ञा आती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और अमूर्त में भाववाचक संज्ञा, क्योंकि भाव दिखाई नहीं देते हैं। मूर्त का अर्थ ही दृश्य है, दिखाई देना। ये जनी जो मूर्त रूप में हो हमारे सामने, वो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा होती है, जबकि अमूर्त में भाववाचक संज्ञा होती है। इसी को अगर हम कंप्यूटर की भाषा अंग्रेजी में समझे तो ये है हार्डवेयर, जो दिखाई देता है, जिसे छू सकते हैं, देख सकते हैं। और यथार्थ, यानी वो यथार्थ रूप में सामने हो। और भाववाचक है, वो होते हैं सॉफ्टवेयर। मूर्त में देखते हैं दृश्य संज्ञाएं, व्यक्ति एवं वस्तु। दृश्य या कोई भी संज्ञा व्यक्ति एवं वस्तु जिसे देख, छू एवं चख सकते हैं, जैसे मोहन, रामायण इत्यादि कोई भी वस्तु। इसी प्रकार से अमूर्त में भाववाचक अदृश्य संज्ञा। ध्यान रखना है, यहाँ अमूर्त है इसलिए भाववाचक अदृश्य। भाव विचार जिसे केवल मन में महसूस कर सकते हैं, वह होती है अमूर्त संज्ञा। मूर्त मोहन, रामायण, आगरा, मनुष्य ये सब दिखाई देने वाले हैं, और जो महसूस किए जाते हैं वो होते हैं प्रेम, हर्ष, धर्म इत्यादि। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अब हम संज्ञा के 3 भेद होते हैं, वो कैसे होते हैं इनको देखते हैं। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक।
इस प्रकार से संज्ञा के कितने भेद हुए? संज्ञा के 3 भेद हुए। और कामता प्रसाद गुरु ने, इन्होंने भी संज्ञा के 3 भेद माने हैं। हिंदी में प्रयोग के आधार पर 5 भेद है। देखो, प्रयोग के आधार पर 5 है, जबकि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद है। हम अब तक 3 भेद भी पढ़ते आ रहे थे और कहीं पर 5 भेद भी पढ़ते आ रहे थे, पर आज हमें ये जानना है कि 5 भेद तो कैसे और 3 भेद कैसे। तो अगर परीक्षा में प्रश्न इस तरह से ही पूछे जाते हैं, यहीं से पूछे जाते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो हमें आंसर देना है 3। जबकि पूछ लिया जाए प्रयोग के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो प्रयोग के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब ये 5 कैसे होते हैं? 3 भेद हमने पढ़े, व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक। अब ये जो जातिवाचक है उसी के ये 2 रूप है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इनके उपभेद कह सकते हैं इनको, या फिर प्रयोग के आधार पर कहे जाए तो ये भेद ही है। तो द्रव्यवाचक और समूहवाचक, इस प्रकार से ये 4 हो गई और एक हो गया भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में सबसे पहले देखते हैं। जिस संज्ञा से किसी एक निश्चित वस्तु या स्थान, देखो यहाँ ध्यान क्या देना है, एक व्यक्ति, वो भी निश्चित व्यक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या निश्चित वस्तु या निश्चित स्थान, लेकिन संख्या में एक हो, उसका बोध हो, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर वो एक है तो निश्चित है, ये तो निश्चित बात है कि अगर वो एक ही है जिसकी हम बात कर रहे हैं तो वो निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान के बारे में ही बात करेंगे। जैसे लोकेश, मेज, अलवर, तो ये एक नाम है, एक निश्चित जगह के और वस्तु के और व्यक्ति के नाम है। दिशाओं के नाम, देशों के नाम, राज्य, पर्वत, समुद्र या नदियों के नाम, पुस्तक के नाम, समाचार पत्रों के नाम, त्योहारों के नाम, दिन महीनों के नाम, ये सब क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखो यहाँ ध्यान देना है, दिशाओं के नाम बोला है, दिशाओं को नहीं बोला है। अगर दिशा शब्द पूछा जाए तो वो व्यक्तिवाचक नहीं होगा, देश पूछा जाए तो व्यक्तिवाचक नहीं होगा। यहाँ हम इसी अंतर को देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि परिभाषा में व्यक्तिवाचक में सबसे पहले यही कहा गया है, एक निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, एक का। अगर वो किसी का नाम बता रहे हैं तो एक का ही बोध होगा। इसकी पहचान ही एक निश्चित है। आगे देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो। देखो अंतर यही है, वहाँ क्या था? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की, यानी एक निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, एक नाम का, ये ध्यान रखो आप। तो व्यक्तिवाचक में एक नाम का बोध हो, जबकि जातिवाचक में संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी उसी के समान वर्ग समूह के संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदियाँ। अब देखो व्यक्तिवाचक में भी नदियाँ आया था, मैंने आपको वहीं बताया था कि अगर नदियाँ, देश इस तरह से आता है तो वो जातिवाचक होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी एक का नाम नहीं लिया गया है, किसी का नाम नहीं बताया गया है। और वहाँ ये कहा गया था नदियों के नाम, यदि किसी नदी का नाम दे दिया जाता है तो वो व्यक्तिवाचक में होगा, जबकि यहाँ नदियाँ कहा गया है, यानी सभी नदियों के नाम की बात है। शहर, सभी शहरों की बात है। पुस्तक, पुस्तक में सभी प्रकार की पुस्तक। लड़का, लड़का कोई भी हो सकता है। जानवर, जानवर में सभी प्रकार के पशु। तो ये जिसमें सभी प्रकार के या बहुत सारों का एक साथ बोध हो, उसकी संपूर्ण जाति का, तो वो जातिवाचक संज्ञा होती है। अब जातिवाचक संज्ञा के जो उपभेद है उनको देखते हैं। सबसे पहले है द्रव्यवाचक। देखो यहाँ द्रव नहीं है, ये द्रव्य यानी वस्तु। जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या पदार्थ की जाति का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु की जाति का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, सोना एक धातु है,
यानी धातु का बोध हो रहा है, सोने में कुछ भी हो सकता है, किसी भी प्रकार के आभूषण होते हैं, तो वो सभी प्रकार के सोने से बने आभूषण हो, चाहे कुछ और वस्तुएं हों सोने की, तो सोना शब्द से संपूर्ण सोने के जाति का बोध हो रहा है। इसी प्रकार से मिट्टियों के भी कई प्रकार होते हैं, तो यहाँ केवल मिट्टी दिया हुआ है, किसी विशेष का नाम नहीं दिया हुआ, तो ये जातिवाचक है और द्रव्यवाचक है। इसी प्रकार से चीनी, पानी आदि। समूहवाचक में क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह, समुदाय या दल का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो, द्रव्यवाचक में वो शब्द आते हैं जिसे मापा तोला भी जाता है। समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह, समुदाय या दल का बोध हो, यानी समूह का बोध हो पूरी तरह। समुदाय कहा जा सकता है, समूह कहा जा सकता है, दल का बोध हो ये कहा जा सकता है, तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे परिवार, कक्षा, सभा, सम्मेलन। यहाँ एक की बात नहीं की जा रही है, क्योंकि परिवार एक व्यक्ति से नहीं बनता है, परिवार में परिवार के अन्य सदस्य भी होते हैं, तो वहीं समूह का बोध हो रहा है। कक्षा में विद्यार्थी होते हैं, सभा में कई व्यक्ति होते हैं, सम्मेलन में लोगों का सम्मेलन होता है, इसलिए उसे सम्मेलन कहते हैं। तो यहाँ समूह का बोध हो रहा है, इसलिए समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से भाव, गुण, दोष, दशा, धर्म, हर्ष, शोक, उल्लास, अवस्था आदि का बोध हो। देखो, ये जितने भी नाम बताएं यहाँ सभी भाव है, और ये मन में उठने वाले भाव है, जिन्हें देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। यानी जो महसूस कर रहा है उसी भाव को, अगर दूसरे के साथ वैसी परिस्थिति है तो वो भी उस प्रकार के भाव को महसूस करता है। तो मन में व्यक्ति जिस प्रकार की भावनाएं महसूस करता है, जिस प्रकार के विचार उसके मन में आते हैं, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं, और ये दिखाई नहीं देते हैं। सबसे बड़ी पहचान इसकी यही है कि ये दिखाई नहीं देते हैं, इन्हें ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन्हें केवल मन में महसूस करा जा सकता है वो भाववाचक संज्ञाएं होती है। जैसे सुख, दुख, शोक, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, सुंदरता, क्रोध, यौवन आदि। अब आगे इनको एक साथ देख लेते हैं, एक साथ समझ लेते हैं। इसे ट्रिक कह सकते हैं कि इस ट्रिक को याद कर लिया तब भी हमें पूरा याद आ जाएगा और हम परीक्षा में सही कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक के बारे में। तो व्यक्तिवाचक की क्या पहचान है? एक निश्चित नाम या एक निश्चित पहचान हो किसी की, और सदैव एक वचन में होंगे, ये पहचान है इसकी। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कैसी होगी? दृश्य होगी, सदैव बहुवचन में होगी। ये भी ध्यान रखना है, जातिवाचक के दोनों जो उपभेद मानो चाहे भेद मानो वो सदैव बहुवचन में होंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा, पदार्थ के तीनों रूप जिन्हें मापा या तोला जा सकता है, जैसा कि मैंने पहले बताया। और ये भी इनका कोई एक अस्तित्व नहीं होता कि एक। समूहवाचक संज्ञा, समूह या संगठन जिन्हें देख सकते हैं, इसको काट देते हैं, जिन्हें संगठन है, समूह के बारे में, दल के बारे या समुदाय में हम जिसे समझ सकते हैं। उसके बाद भाववाचक संज्ञा, अदृश्य या अवास्तविक। तो भाववाचक की सबसे बड़ी पहचान ही यही है कि वो अदृश्य होगी, अवास्तविक होगी, क्योंकि वास्तविक तो सामने दिखाई देगी, ये भाववाचक संज्ञाएं सामने दिखाई नहीं देगी। तो ये थे संज्ञा के भेद और संज्ञा के बारे में पूरी तरह ट्रिक के साथ वीडियो। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप नहीं करें और अच्छे से समझने का प्रयास करें। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हिंदी व्याकरण से संबंधित या जीके के वीडियो अगर आपको देखने हैं तो आप अतिशय एकेडमी पे सर्च करके देख सकते हैं। बहुत अच्छे वीडियो हैं, बहुत अच्छे प्रश्न बनाए हुए हैं। जीके के वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से ही पूरे टॉपिक को कवर किया जाता है, और अगर जिसमें सन है तो उनको क्रम से लेकर के उन चीज़ों को समझाया जाता है। तो आप वीडियो को ज़रूर देखें।